Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about polar vortex and snowstorm in the US. ये जो टॉपिक है ये हेल्पफुल हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी। उसमें भी जो सब टॉपिक है इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना ऑफ द वर्ल्ड। देखते हैं क्या ये करंट डेवलपमेंट है। बट इसको समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी को रिवाइज करना होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, खासकर क्लाइमेटोलॉजी, उनके लिए समझना आसान होगा। आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के दौरान प्रेशर बेल्ट्स जरूर पढ़ा होगा कि कैसे जो प्लानिटरी विंड से हैं वो अर्थ के ऊपर अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे इक्वेटर के आसपास जहाँ पे इंटेंस हीटिंग होती रहती है ड्यू टू डायरेक्ट इंसिडेंस ऑफ सनलाइट, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, हीटिंग होने के कारण एयर जो है वो वार्म होता है, वार्म होने के कारण एयर राइज करने लगता है। ये है इक्वेटर, तो यहाँ पे एयर राइज करने लगता है। जब एयर राइज करेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि इस एरिया में धीरे धीरे एक तरीके से लो प्रेशर जोन क्रिएट होने लगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से एयर राइज कर रही है तो नेचुरल सी बात है कि सराउंडिंग एरिया से एयर को यहाँ पे कन्वर्ज करना होगा इस एरिया में वैक्यूम जो क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए। और जैसे ही सराउंडिंग एरिया से एयर कन्वर्ज होती है तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिवली दिस रीजन इज एट हाई प्रेशर, दिस रीजन इज एट हाई प्रेशर, और ये जो एरिया है इट इज एट लो प्रेशर, क्योंकि अर्थ सरफेस पे एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड व्हेन एयर पैकेट मूव्स उसको हम लोग कहते हैं विंड। तो बेसिकली वी कैन से कि विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आई होप आपको ये बात रिवाइज कर पा रहे हैं, आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि इक्वेटर पे जब हीटिंग हुई, एयर पैकेट राइज करने शुरू हुए, यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम के कारण आसपास की हवाएं कन्वर्ज होने लगी, तो इस कारण से रिलेटिवली इक्वेटर पे बन गया लो प्रेशर जोन, जिसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो दो साइड्स हैं, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर से फिर सराउंडिंग एरिया से विंड यहाँ पे आकर के कन्वर्ज करेंगी, इसीलिए इसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। इट इज लो प्रेशर जोन, यहाँ एल से दिखाया है। बट इफ दिस इज लो देन रिलेटिवली ये हो गया हाई प्रेशर जोन। और जब ये हाई प्रेशर जोन है तो यहाँ से जो विंड है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगी, इक्वेटर की तरफ भी एंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर ऑल्सो। एंड दिस इज हाउ यहाँ से विंड जब इधर की तरफ जाएंगी, और पोलर एरिया में तो पूरी ठंडी है ही, बिकॉज ये सालों भर फ्रोजन ही रहता है। तो बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर यहाँ के आसपास की हवाएं जो हैं वो भी, उनकी भी टेम्परेचर काफ़ी कम है। टेम्परेचर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो पोलर एरियाज में हाई प्रेशर और इक्वेटोरियल एरिया में लो प्रेशर, और बीच में सब पोलर लो इन बोथ नदर्न एज वेल एज सदर्न हेमिस्फीयर, एंड सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब ट्रॉपिकल हाई बोथ इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और इस तरीके से फिर तीन सेल बन जाते हैं। क्या होता है कि ये तो हो गई प्लैनेटरी विंड जो प्लैनेट सरफेस पे मूव कर रही हैं, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और इस इमेज में इस विंड से कोरिलेट कर रहे हैं। और ये विंड सीधे सीधे इसलिए नहीं चलती क्योंकि कोरियोलिस फोर्स दैट इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस फोर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स दिस विंड appears टू बी टिल्टेड वन। तो इस विंड से कोरिलेट कर रहे हैं ये वाला जो इस इमेज में यहाँ दिखाया है। आई जस्ट होप, देखिए मैं यहाँ पे आपको पूरी पूरी क्लाइमेटोलॉजी तो नहीं पढ़ा सकता, बट जिन स्टूडेंट्स का क्लाइमेटोलॉजी हो चुका है, जिन लोगों का भी ये प्लानिटरी विंड सिस्टम एंड प्रेशर बेल्ट हो चुका है, आई जस्ट होप कि वो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। तो तीन सेल बन जाते हैं, विंड के सेल्स बन जाते हैं। बिल्कुल इक्वेटोरियल एरिया में जो सेल बनता है उसको कहते हैं हेडले सेल। फिर सब ट्रॉपिकल एरियाज में फेरल, एंड पोलर एरिया में पोलर सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब विंड राइज करेगी तो कभी ना कभी तो उसकी जाकर के एनर्जी जो है वो खत्म होगी, फिर वहां से वो विंड जो है वो डाइवर्ज करती है। दिस डाइवर्जिंग विंड स्टार्ट्स मूविंग एंड अल्टीमेटली इट सबसाइड्स हियर। एकदम नेचुरल सी बात है कि जब यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ डायरेक्ट फॉलिंग ऑफ सन रेज,
एक्सपेंशन ऑफ एयर पैकेट, जिसकी डेंसिटी कम हुई तो वो ऊपर उठना शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो यहाँ कन्वर्ज होंगी। जब यहाँ कन्वर्ज होंगी तो फिर यहाँ वैक्यूम बना, और जब यहाँ वैक्यूम बना तो ये हवाएं जो ऊपर उठी हैं वहां जाकर के सबसाइड कर जाती हैं, और जब हवा सबसाइड करेगी तो अब निश्चित तौर पे यहाँ पे वो धक्का देगी। व्हेन समथिंग फॉल्स ऑन द सरफेस creates pressure on that surface, and this is how here high pressure zone is created and a cycle is created: headless cycle, फेरल साइकिल एंड पोलर साइकिल। तो ये सब तो अभी तक रिवीजन चल रहा था। अब जहां पे भी ये जो दो सेल हैं, फेरल सेल एंड पोलर सेल, या हेडलेस सेल या फेरल सेल, ये सेल जहां भी मिलते हैं उस जॉइंट पे अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में एक फास्ट एयर स्ट्रीम भी फ्लो करता रहता है। एक नेचुरल फिनोमिना है अपर एटमॉस्फेयर में, जहां पे ये देखिए पोलर सेल और फेरल सेल आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे एक फास्ट जेट जैसा, ये आप कह सकते हैं फास्ट एयर स्ट्रीम मूव करता रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। और जो फेरल और हेडलेस सेल के बीच में यहाँ पर अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में जो फास्ट एयर स्ट्रीम मूव करता रहता है उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स का सिंपल सा डेफिनेशन है हाई स्पीड अपर ट्रॉपिस्फेरिक विंड सिस्टम, जैसे यहाँ पे इसे दिखाया गया है जेट स्ट्रीम्स। दो जेट स्ट्रीम नदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ही दो जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में। तो एक यहाँ पे जेट स्ट्रीम होगा, एक यहाँ होगा, वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ और यहाँ। अब आते हैं करंट डिस्कशन पे, जिससे रिलेटेड ये टॉपिक है पोलर वोर्टेक्स। अब देखिए ये जो नदर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में, हम नदर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस बना करके पढ़ाई कर रहे हैं, बट ऐसा ही फिनोमेना सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आप फोकस करो नॉर्थ पोल पे। नॉर्थ पोल पे ये जो वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स आकर के कन्वर्ज हो रही हैं और फिर वहां से वो सबसाइड करना शुरू कर रही हैं, नीचे गिरना शुरू कर रही हैं। यहाँ पे ऐसे आ, इस साइड से भी आप इमेजिन करो तो क्या हो रहा है कि यहाँ से भी विंड आ रही है। या तो सिर्फ हमने एक साइड से दिखाया ना, बट विंड तो दोनों तरफ से आ रही होंगी और आ करके यहाँ पे कन्वर्ज होकर के सबसाइड कर रही हैं। अब ये जो सबसाइडिंग विंड है, ये जो नीचे गिरने वाली विंड है पोलर एरिया में, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर जोन, और हाई प्रेशर जोन के कारण यहाँ से विंड जो है वो डाइवर्ज हो रही है दोनों साइड में। तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ और वैक्यूम को फिल करने के लिए ऊपर से हवाएं आकर के यहाँ पे सबसाइड कर रही। अब ये जो सबसाइड करने वाली विंड है, ये ऐसे सीधा सीधा सबसाइड नहीं करता है, ये थोड़ा स्पाइरल करता रहता है। स्पाइरल करता रहता है बिकॉज ऑफ इनर्शियल फोर्स, जिसको हम लोग बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो कोरियोलिस फोर्स होता है, जिसके बारे में हमने अभी भी पहले बात की। तो देखिए कोरियोलिस फोर्स कोई रियल फोर्स तो है नहीं, आपने ज्योग्राफी की क्लास में जरूर पढ़ा होगा। कोरियोलिस फोर्स इज नोन एज इनर्शियल फोर्स या रेफरेंस फोर्स, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है तो इस कारण से वो एक फोर्स उस पर अप्लाई होता हुआ दिखता है, राइट। आई जस्ट होप कि आपको कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी क्लास में जो पढ़ाया गया वो आप यहाँ पे आपको याद आ रहा है। आप जैसे ट्रेन में बैठे हैं और आप एक बॉल एक दूसरे पैसेंजर की तरफ फेंकेंगे, तो चूंकि दोनों ही उस ट्रेन में बैठे हैं तो वो बॉल आपको तो सीधी सीधी आते हुए दिखाई देगी, बट रियलिटी में वो बॉल जो है कर्व शेप ले रही है, कर्व ट्राजेक्टरी ले रही है, क्योंकि एक तो वो बॉल का डायरेक्शन हो गया, बॉल का मूवमेंट हो गया, और दूसरा ट्रेन का मूवमेंट भी उसके साथ जोड़ दिया जाए। तो ग्राउंड से अगर देखा जाए तो बॉल अपीयर्स टू बी टेकिंग अ कर्विकल ट्राजेक्टरी, दैट इज बिकॉज ऑफ द frame in which the ball was moving, and the frame was with respect to train. I hope I am not confusing you. तो अर्थ के रोटेशन के कारण एक तरीके का फोर्स हम एज्यूम करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स या इनर्शियल फोर्स या रेफरेंस फोर्स, जो भी कहना चाहे। इट्स अ स्यूडो टाइप ऑफ फोर्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्रेम इट अपीयर्स टू बी देयर। अब वापस इस सेल पे आते हैं। तो ये जो विंड यहाँ पे सबसाइड कर रही है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, दिस विंड डज नॉट सबसाइड इन अ वेरी लीनियर फैशन। ऐसा सीधा सीधा आकर सबसाइड नहीं करता है, ऐसा नहीं कि आकर के सीधा सीधा गिर रहा है। बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स दैट विंड अपीयर्स टू बी स्पाइरलिंग, ऐसा घूमता हुआ लगता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। एंड दिस स्पाइरलिंग ऑफ दिस सबसाइडिंग विंड लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ए वोर्टेक्स इन द पोलर रीजन, दोनों ही नदर्न एज वेल एज सदर्न रीजन में।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही रीजन में ये जो सबसाइडिंग विंड है, जब ये गिरता है तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स इट रोटेट्स ऑल्सो, and that spiraling of this subsiding wind is known as polar vortex. So what is polar vortex? फास्ट सर्कुलेटिंग, फास्ट तो है ही, साथ ही साथ सर्कुलेट भी कर रहा है कोल्ड विंड सिस्टम। पोलर रीजन में तो कोल्ड भी होगा ही, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में तो यहाँ पे जो ऐसे घूमता हुआ विंड सबसाइड करता है, इसी को कहते हैं हम लोग पोलर वोर्टेक्स। इसको आप कह सकते हैं इट इज लो प्रेशर एरिया, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे, यहां से विंड यहाँ की तरफ जा रही है, अपर एटमोस्फेयर को थोड़ा इमेजिन कीजिए, यहाँ से विंड अगर यहाँ की तरफ जा रही है तो इसका मतलब रिलेटिवली ये एरिया जो है लो प्रेशर एरिया है और ये हाई प्रेशर एरिया है। तो प्रीलिम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोलर वोर्टेक्स इज एसोसिएटेड विथ लो प्रेशर या हाई प्रेशर। आंसर वुड बी लो प्रेशर। mechanism involved in formation of polar vortex, so low pressure in the upper atmospheric region due to convergence of the wind। यहाँ पे अब ये wind यहाँ से आकर के subside करती है। this subsiding wind because of this Coriolis force keeps on spiraling। this spiraling of the wind in counterclockwise manner in both north and south hemisphere leads to creation of polar vortex। ऐसा कुछ तो यहाँ पे हो गया पोलर वोर्टेक्स, और उससे थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे है पोलर जेट स्ट्रीम। कभी कभार क्या होता है कि ये पोलर वोर्टेक्स जो है नॉर्मल टाइम में तो स्टेबल रहता है, स्टेबल पोलर वोर्टेक्स और उसके अराउंड पोलर जेट स्ट्रीम, बट समटाइम्स दिस पोलर वोर्टेक्स गेट्स डिसओरिएंटेड, डिसफिगर्ड, मतलब ये थोड़ा सा इरेगुलर शेप का हो जाता है, और इरेगुलर शेप होकर के डिसरप्टेड पोलर वोर्टेक्स जो है वो इस जेट स्ट्रीम को भी थोड़ा सा इरेगुलर या वेव ही बना देता है, वेव शेप में ला देता है। और जब ये डिसरप्टेड पोलर वोर्टेक्स होता है तो होता क्या है कि कनाडा और अमेरिका के कई सारे एरियाज में ये पोलर वोर्टेक्स की ठंडी हवाएं फैलने लगती हैं, आने लगती हैं। नॉर्मली कैसा रह रहा है कि दिस पोलर वोर्टेक्स इज लिमिटेड टू दिस एरिया ओनली, नॉर्थ पोल के बिल्कुल ऊपर ऊपर तक लिमिटेड है, बट व्हेन दिस गेट्स डिसरप्टेड देन इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग कोल्ड विंड, स्नो स्टॉर्म इन कनाडा एज वेल एज यूएस। ये क्यों डिसरप्ट होता है टाइम टू टाइम, इसको लेकर के अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं, जोग्राफर साइंटिस्ट हैं, उनका ओपिनियन है, अलग अलग है, बट सम ऑफ देम बिलीव इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिना व्हाइल अदर्स बिलीव कि इट इज हैपनिंग फ्रिक्वेंटली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसको लेकर के अभी कोई कंक्लूसिव आर्गुमेंट नहीं है, बट पॉइंट इज कि टाइम टू टाइम ये डिसरप्ट होता है। जब ये डिसरप्ट होता है तो फिर अमेरिका और कनाडा के अंदर ठंडी हवाओं और स्नो स्टॉर्म देखने को मिलता है। दैट समटाइम्स क्रिएट्स अ मैसिव हैवोक, पूरा जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। वही देखने को मिला अभी हाल फिलहाल में, इनफैक्ट 5 पीपल हैव डाइड आल्सो बिकॉज ऑफ दिस पोलर वर्टेक्स डिसरप्शन। दैट वाज द न्यूज। सो पोलर वर्टेक्स डिसरप्शन कॉजिंग मैसिव विंटर स्टॉर्म इन द यूएस। आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में सीधा सीधा इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया अफगानिस्तान मीट। अफगानिस्तान के अंदर तो अभी तालिबान का रूल है, तो यू कैन ऑल्सो से कि इंडिया अफगान तालिबान मीटिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। So let us first of all see India's approach towards Taliban 2.0. Why we are calling the current regime of Afghanistan as Taliban 2.0? क्योंकि ये तालिबान regime लौट करके आया है अफगानिस्तान में आफ्टर अ गैप ऑफ अबाउट 20 ईयर्स। हिस्ट्री हम लोग पहले कई दफ़ा देख चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले नहीं देखा है, न्यूज़पेपर एनालिसिस में मिस कर गए हैं, उनको मैं डेट बता दूं। 15 अगस्त 2024 को हमने डिटेल में डिस्कस किया है द हिस्ट्री ऑफ तालिबान and how it came to power and then how it was removed. So Taliban came to power in Afghanistan 1996. It remained in power till 2001. but 2001 में जब अमेरिका के ऊपर टेरर अटैक हुआ 9/11, तो उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तालिबान का भी हाथ था, क्योंकि तालिबान वाज एक्टिंग इन नेक्सस विद अल-कायदा, जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन ने ही ये अटैक कराया था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका फाइनली इंटरवीन्ड इन अफगानिस्तान, तालिबान के ऊपर भी उसने अटैक किया। अमेरिकी फोर्सेस लैंडेड देयर इन अफगानिस्तान, तालिबान के ऊपर भी अटैक किया, एंड तालिबान वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर 2001 ऑनवर्ड्स। समहाउ तालिबान रिमेन्ड इन एक्शन
पूरी तरह से तालिबान को खत्म नहीं कर पाया अमेरिकी फोर्सेस। अमेरिका की फोर्सेस रहीं अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक। 2021 में दे डिसाइडेड टू पुल आउट, क्योंकि 20 साल हो चुका था। वहां पे उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बना दी थी, अपनी आर्मी भी बनवा दी थी अफगानिस्तान की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे दी गई थी। उसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स डिसाइड और स्टार्टेड टू पुल आउट, क्योंकि वहां की अमेरिका की सरकार ने फैसला किया कि अब धीरे धीरे अमेरिका के सोल्जर्स को वापस बुलाया जाए। जैसे अमेरिकन सोल्जर्स वहां से विड्रॉ करने लगे, तालिबान अगेन रीसरफेस्ड, उसने पूरा का पूरा पावर कैप्चर कर लिया। 3 साल पहले तालिबान अगेन केम टू पावर, 15 अगस्त 2001 को। तो इसी कारण से जो तालिबान दोबारा से पावर में आए, उसको हम लोग कहते हैं कभी कभार तालिबान 2.0। बट ये जो तालिबान अब लौट करके आया है, इसका तौर तरीका थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर फ्रॉम 1996 टू 2001। उस टाइम में तालिबान तो पूरी तरीके से टेरर ग्रुप की तरह, या एक आप कह सकते हैं इंसर्जेंट ग्रुप की तरह काम करता रहता था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाना, सीधा सीधा डायरेक्ट। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग सीधा सीधा करता था। लेकिन अभी तालिबान इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक अ फॉर्मल गवर्नमेंट। इट इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी भी दुनिया के कई सारे देशों ने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल मेजर पावर्स हैव नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान रेजिम। क्यों? क्योंकि उनका तरीका अभी भी काफी मामलों में काफी रेडिकल है। जैसे विमेन या गर्ल्स के फ्रीडम को लेकर के बात की जाए, तो वापस से वो रेडिकल इस्लामिक आइडियाज को इम्पोज कर रहे हैं विमेन के ऊपर। वायलेंस तो देखने को मिल ही रहा है। सो दैट इज वाई द वर्ल्ड कंट्रीज आर स्टिल वेरी अप्रीहेंसिव एंड वॉचिंग क्लोजली द एक्शंस ऑफ तालिबान। लेकिन अब तालिबान पावर में है लगभग 3.5 साल से, 4 साल होने को आए। सो नाउ वर्ल्ड कंट्रीज आर रियलाइजिंग तालिबान इज रियलिटी एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। और अफगानिस्तान को कभी कभार कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। तो अब हार्ट ऑफ एशिया के साथ तो रिलेशंस बनाने ही है, और वहां पे अब तालिबान पावर में है, और वो रहेगा शायद से, क्योंकि पिछले 3.5 साल से वो पावर में है। सो लुकिंग बैक एट दीज रियलिटीज, धीरे धीरे दुनिया के देश जो है तालिबान के साथ वापस से अपने रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ग्रेजुअली इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेज विद तालिबान। क्या कारण है क्यों भारत जो है तालिबान के साथ रिलेशंस को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है? एक तो मैंने मेजर कारण बता ही दिया, जो सारे देशों के लिए ट्रू है, नॉट जस्ट इंडिया। नाउ वर्ल्ड कंट्रीज हैव अंडरस्टूड कि तालिबान इज हियर टू स्टे। ऐसा नहीं है कि वो इनको इतना जल्दी हटाया जा सकता है। दे आर कैपेबल इनफ, दे हैव स्ट्रक्चर्ड देयर कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। तो अब उनको इतना जल्दी हटाना संभव नहीं। तो जब हैं वो पावर में, तो अब उनके साथ बातचीत करना और टाइज को नॉर्मलाइज करना, यही समझदारी है। भारत के केस में बात की जाए, तो क्यों भारत हाल फिलहाल में तालिबान को लेकर के प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। हाल फिलहाल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफी देखने को मिले, बॉर्डर पे फायरिंग भी हुई, फिर तालिबानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार भी दिया है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। तो भारत के लिए एक मौका है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में लॉस ऑफ पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ गेन फॉर इंडिया। भारत और पाकिस्तान के केस में तो इट्स अ काइंड ऑफ जीरो सम गेम। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो भारत सोच रहा है तालिबान के साथ रिलेशंस अच्छे कर लो। इट विल बी हेल्पफुल इन सैंडविचिंग पाकिस्तान, या भारत का जो गोल है विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान की आइसोलेट पाकिस्तान इन साउथ एशिया। रसियाज रीओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू तालिबान। अभी रसिया भी यूक्रेन के साथ लड़ाई में है पिछले 3 सालों से लगभग। तो रसिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू पार्टनर्स इन दिस रीजन, सेंट्रल एशिया रीजन, साउथ एशिया रीजन। तो उसमें तालिबान उसके प्रॉक्सिमिटी में आता है। तो तालिबान के साथ भी अब रसिया धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बना रहा है। तो कोई भी मेजर कंट्री तालिबान के साथ पूरी तरह से हाथ मिला ले, उसके पहले भारत भी उनके साथ अपने टाइज को ठीक करना चाहता है। तो जब मुद्दा यह है कि दुनिया के मेजर पावर्स अपना ओपिनियन धीरे धीरे बदल रहे हैं, चाहे वो रसिया हो जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हैज नाउ रिटर्न इन द यूएस एज यूएस प्रेसिडेंट। एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है वो भी तालिबान को लेकर के आप कह सकते हैं कि एकोमोडेटिव ही रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप विल आल्सो फोकस ऑन रीसेटिंग टाइज विद तालिबान। तो रसिया तालिबान को रिकॉग्नाइज कर ही रहा है, अमेरिका भी करने वाला ही है। चाइना इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टैब्लिश टाइज विद तालिबान। तो भारत क्यों पीछे रहे? क्योंकि अगर इन देशों ने उसके साथ पूरी तरह से फॉर्मल रिलेशंस स्टैब्लिश कर लिया और हमने तालिबान को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया, तो हो सकता है कि वो हॉस्टिलिटी तालिबान
के मन में रहे और वो फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया स्पेशली इन जम्मू कश्मीर के फॉर्म में देखने को मिले, तो हम क्यों पीछे रहें? तो इस कारण से वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड टू रिकैलिब्रेट आवर टाइज विद तालिबान। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है दुबई में, जहां भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने मुलाकात की है तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान से। अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सीधा सीधा इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर एक तरीके से कंप्लीट फॉर्मल रिकॉग्निशन देना हो जाएगा टू तालिबान। तो हम धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटीग्रेट विद तालिबान। यू कैन से कि दिस इज द फर्स्ट टॉप लेवल डिप्लोमेटिक मीट विद तालिबान, और दोनों ही साइड्स अब अपने बीच में जो रिलेशंस है उसको स्ट्रेंथन करने पे फोकस कर रहे हैं। जो रिलेशंस पूरी तरह से डोरमेंट हो गए थे पोस्ट टू 2021 तालिबान टेक ओवर, भारत देख रहा था कि तालिबान स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पता इसको भी कोई हटा दे। बाकी देश तालिबान के साथ कैसा संबंध रख रहे हैं, ये सब चीज भारत क्लोजली वॉच कर रहा था। लेकिन अब तालिबान, हम देख रहे हैं कि इट इज हियर टू स्टे, एज वेल एज अदर कंट्रीज आर आल्सो नॉर्मलाइजिंग टाइज विद तालिबान। सो इंडिया हैज आल्सो स्टार्टेड टू रीसेट इट्स टाइज विद तालिबान। जो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई हैं इस मीटिंग में, सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखिए, हम नहीं चाहते कि टेरर ग्रुप्स, जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स हैं, उनको अफगानिस्तान सपोर्ट करे, जैसे लश्कर ए तौयबा, जैसे मोहम्मद। ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो भारत के लिए बड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म को रोकने में, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान कोऑर्डिनेट करने लगते हैं तो। क्योंकि फिर पाकिस्तान के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है, कभी कभार अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक करके फिर ये कहीं छुप जाते हैं। अफगानिस्तान का तो रग्ड टेरेन भी है, इंडिया ब्लेम भी नहीं कर पाता पाकिस्तान को कि देखो तुम्हारे यहाँ पे टेरर ग्रुप्स ऑपरेटिव हैं। तो भारत के लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान और भारत एक पेज पे हो, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, काउंटर टेरर एक्टिविटीज अगेंस्ट ग्रुप्स लाइक लश्कर ए तौबा जैसे मोहम्मद, विच आर बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स। तभी जाकर के हम पाकिस्तान से आने वाले टेररिज्म को प्रिवेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखो, चाबहार पोर्ट जो भारत डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर, वो चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डेवलप कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया विद अफगानिस्तान, क्योंकि ये पोर्ट बनेगा। इसका एक टर्मिनल भारत डेवलप कर रहा है, शाह बेहेस्ती टर्मिनल, और ये पोर्ट जो है फिर आगे यहाँ से रोडवेज के थ्रू कनेक्ट करेगा भारत को टू द इनलैंड्स ऑफ अफगानिस्तान, स्पेशली टिल काबुल। यहाँ पे एक हाईवे भी बनाया जा रहा है, जरांज दिलाराम हाईवे। तो इस तरीके से ये जो पोर्ट है, इसको डेवलप करने में तालिबान की अब रिक्वायरमेंट होगी, तालिबान का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये पोर्ट इज मीनिंगलेस विदाउट रोड कनेक्टिविटी, एंड दिस रोड कनेक्टिविटी इनटू द इंटीरियर्स ऑफ अफगानिस्तान कुड बी डेवलप्ड ओनली विद द सपोर्ट ऑफ तालिबान। स्ट्रेंथनिंग स्पोर्ट्स टाइज। देखिए, अफगानिस्तान तो कितना बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, आपको पता ही है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं भारत में वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। इसी बहाने यहाँ पे इस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई कि अपने क्रिकेट टाइज को और थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए, जिससे दोनों देश के बीच में और ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी डेवलप हो। ह्यूमैनिटेरियन एड, भारत चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है अफगानिस्तान के अंदर बिकॉज ऑफ प्रोलोंग्ड वॉर, जैसे वहाँ पे हंगर का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, एजुकेशन खराब, एजुकेशन डिक्लाइन होता जा रहा है, तो उन सब एरियाज में भारत कंट्रीब्यूट करना चाहता है। वो सब इंटरेस्ट भी भारत ने एक्सप्रेस किए हैं। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन एड कोई भी देश दूसरे देशों में सिंपली इसलिए करता है ताकि उसका सॉफ्ट पावर उस देश में स्ट्रेंथन हो। तो भारत भी चाहता है कि हमारा सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान में बढ़े, हम फूड ग्रेन्स पहुंचाएं, वहां पे एजुकेशन के फील्ड में काम करें, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि अफगानिस्तान की जो वहाँ की रूलिंग इंटिटी है तालिबान, वो भारत के साथ अलाइंड रहे और पाकिस्तान को कहीं से भी गेन ग्राउंड ना करने का मौका मिले, ताकि वो हमारे देश के अंदर टेररिज्म को फैला पाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कशन हुए हैं इस भारत अफगानिस्तान के मीटिंग में। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये कानून 1967 में पास हुआ था। इट हैज बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज। इस कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को भी जस्टिफाई करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन की चर्चा हमने 2-3 दिनों पहले ही की थी न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कि जो भी डिटेंशन होता है या तो प्यूनिटिव पर्पसेस के लिए होता है, नहीं तो प्रिवेंटिव पर्पसेस के लिए होता है। तो एक कानून के कुछ प्रोविजन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन
से रिलेट भी करते हैं। मतलब इंसान बिना क्राइम किए भी अरेस्ट किया जा सकता है अंडर दिस लॉ। 2004 में इस कानून में अमेंडमेंट किया गया और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐड किए गए, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टेररिस्ट एक्ट। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इस कानून में स्पेशल प्रोविजंस डाले गए साल 2004 में। And now this empowers central government to ban organizations which are, as per central government, engaged in terrorist activities under this law. This act is also applicable for offences that are committed outside India, and it is applicable not just on Indians but also foreign nationals. अगर उन्होंने भी कोई ऐसा क्राइम किया जो इस एक्ट के अंतर्गत एक ऑफेंस है तो उनके खिलाफ भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो हाईएस्ट पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी तक है। तो यूएपीए इंपॉर्टेंट क्यों? ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है ये बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करता है यूएपीए का। तो सीधा सीधा समझिए एक मेंस का एक सवाल यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, यूएपीए है क्या? अरे क्रिटिकल एनालिसिस करें तो यूएपीए क्या है आपने समझ लिया है। कानून है जो बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया है। साल 2004 में इस कानून को और ज्यादा मजबूत बना दिया गया, स्पेशली टू डील विथ टेररिज्म। 2004 के अमेंडमेंट में टेररिज्म एक्ट को ऐड किया गया था। टाइम टू टाइम इसको और फर्दर एक्सपैंड किया गया है। 2019 में टेररिज्म के डेफिनेशन को ऐड किया गया इसके अंतर्गत। तो आप कह सकते हैं कि आज के टाइम में टेररिज्म से डील करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो है यूएपीए। क्यों जरूरी है यूएपीए? सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी भारत देश की बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कोई भी टेरर एक्टिविटी या इंसर्जेंट एक्टिविटीज ना प्रिवेल हो। तो बेसिकली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए यूएपीए इज इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत जो स्पेशल एजेंसीज हैं जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिनको थोड़े से स्पेसिफिक पावर्स दिए गए हैं टू स्पीडी टू इंश्योर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ केसेज अंडर यूएपीए एक्ट। तो उसके लिए अलग से ट्रायल्स कोर्ट्स बनाए गए हैं, एनआईए कोर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं। तो मुद्दा यह है कि यूएपीए एक्ट की मदद से टेररिज्म को काउंटर करने में, इंसर्जेंट एक्टिविटीज को काउंटर करने में हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को मदद मिल रही है, बिकॉज नाउ दिस हैज गिवन देम अ काइंड ऑफ फ्री हैंड एंड अ काइंड ऑफ वेल डिफाइंड पावर ऑल्सो। बट इसके कंसर्न्स में देखिए, जहां पे भी पावर होगा वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स मिसयूज भी होगा, और जब मिसयूज होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि इट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वही इशूज देखने को मिल रहे हैं। कभी कभार मिसयूज के केसेज आते हैं और उस केस में इंसान जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैं दे आर अनड्यूली सब्जेक्टेड टू यूएपीए एक्ट विच लीड्स टू वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। कानून में कई सारे प्रोविजंस वेग भी हैं, जैसे टेररिज्म का डेफिनेशन जो है वो एकदम स्पेसिफिक नहीं है, वेग है कई जगह पे। इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज टू misuse the law with vested interest. Sometimes this is also used as a tool to suppress genuine dissent by the authorities. You see, डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलिंग पार्टी है या जो सरकार है उनको क्रिटिसाइज करने का हक ऑपोजिशन के पास या सिटीजन्स के पास होना चाहिए, देन ओनली डेमोक्रेसी कैन सस्टेन। बट इसका कभी कभार एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है टू सप्रेस दैट डिसेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रिवर्सल ऑफ लीगल जूरिस्प्रूडेंस। देखिए बहुत बार कैसा हो रहा है कि अभी इस यूएपी एक्ट के अंतर्गत द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज। तो आपके अगर ऊपर अगर यूएपी एक्ट लगा दिया गया कि आप टेरर एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, तो अब आपको साबित करना है कि आपने क्राइम नहीं किया है, विच इज बेसिकली रिवर्सल ऑफ द जनरल आइडिया। जनरल आइडिया इन लीगल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है कि वन इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बट इस केस में कैसा है कि वो अगर आपके ऊपर यूएपीए कानून लगा दिया गया तो यू विल बी कंसिडर्ड एज गिल्टी एंड नाउ यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस, एंड दैट इज व्हाई इट लीड्स टू इनफ स्कोप फॉर मिसयूज। देखिए, अकॉर्डिंग टू पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज रिपोर्ट, ये एक एनजीओ है विच वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओनली 3% या उससे भी कम कन्विक्शन होता है, यानी कि जिनके ऊपर भी आरोप लगता है उसमें से सिर्फ 3% लोगों के ऊपर आरोप साबित हो पाता है अंडर यूएपीए एक्ट। ये डेटा है साल 2015 से 2020 तक का। ये अपने आप में बताता है कि बहुत सारे केसेस में यूएपीए एक्ट का मिसयूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन डिसेंट को सप्रेस करने के लिए। सो डेटा इज ऑल्सो नीडेड। एपीएससी ने साल 2023 प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पे। ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया आपको, रिवीजन पर्पस के लिए एक बार फिर से मैंने दे दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड ऑल, एक बार थोड़ा अटेम्प्ट कीजिए और अपने हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज लुक इनटू इट ऑल द काइंड्स ऑफ एक्ट एंड देन अटेम्प्ट। यूएपी एक्ट पे सिंपल सा ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है,
मैंने थोड़ा हिंट्स भी दे दिया है. नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Next topic is about gravitational lensing. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता क्या है? सरल भाषा में समझते हैं, आराम से समझते हैं. देखिए, अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा, इट्स अ मैसिव ऑब्जेक्ट, तो व्हाट दिस ऑब्जेक्ट कैन डू, ये ऑब्जेक्ट अपने आसपास से गुजरने वाली लाइट को भी थोड़ा सा बेंड कर सकता है. द वे लाइट इज बेंट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ लेंस, थोड़ा सा मूव हो बेंट हो जाता है ना, वो होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमिना. बट यहां पे द लाइट गेट्स बेंट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दिस मैसिव ऑब्जेक्ट. इस फिनोमिना को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग. तो लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, ये देखिए डिस्टेंट स्टार से लाइट आ रहा है अर्थ तक, लेकिन बीच में इट मूव्स अक्रॉस अ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक अ गैलेक्सी या ब्लैक होल. तो बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इट कैन बेंड द लाइट, और उस कारण से ये जो स्टार है या गैलेक्सी है जो काफी दूर है अर्थ की तुलना में, वो डिस्टॉर्टेड तरीके से दिखाई देता है, कभी कभार मैग्नीफाइड दिखाई देता है. जैसे लेंस से कोई चीजें हम लेंस के थ्रू देखते हैं तो कभी कभार वो डिस्टॉर्टेड दिखता है, मैग्नीफाइड दिखता है, कभी कभार वो एक नहीं दो दिखते हैं, डुप्लीकेटेड हो जाते हैं. तो ये सब चीज हो जाता है रियल वर्ल्ड में भी. जब हम अर्थ से किसी दूर की ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, वहां से आने वाली लाइट अगर ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमिना से सब्जेक्टेड की जाए, तो फार अवे गैलेक्सीज या डार्क मैटर्स, उनसे आने वाली लाइट जब बेंड हो जाए तो उस फिनोमेना कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग. इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम. एक तरीके से स्पेस एंड टाइम हैज कर्व्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. तो दूसरा नाम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए आप कह सकते हैं कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम. न्यूज इससे रिलेटेड छोटा सा ही है. हमारे जो फिजिसिस्ट्स हैं दुनिया भर के, वो एक डिस्टेंट गैलेक्सी को स्टडी कर रहे हैं यूजिंग द टेलीस्कोपिक टेक्निक नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और उस प्रोसेस में उन्होंने 44 नए नए स्टार्स को फाइंड आउट किया है. तो ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया सिर्फ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग. अदरवाइज ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज सिंपल वन, न्यू इसरो चेयरमैन. प्रिंस पर्सपेक्टिव से बस याद रखिए कि हमारे अब नए इसरो के चेयरमैन होंगे वी नारायण साहब. ही विल बी सक्सीडिंग एस सोमनाथ जी. और इसरो के जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, या डेवलपमेंट ऑफ जीएसएलवी मैक 3 एंड ऑल, ये सब प्रोजेक्ट्स एट हैंड होंगे वी नारायण साहब के. वी नारायण, मिस्टर वी नारायण इज नोन एज अ प्रोपल्सन एक्सपर्ट, एंड नाउ ही विल बी हेडिंग इसरो. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, दिमाग लगाना था आपको, सेकंड स्टेटमेंट समझ आ जाता कि गलत है. भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो तो अमेरिका होगा, नॉर्थ अमेरिका में, नॉट कनाडा. सो सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं. यहाँ पे अगेन चौथा स्टेटमेंट गलत है. हाउ इट इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, इट इज नॉट. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.